आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। नमस्कार। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पर हम सब कुछ बेहतर करने की सोचते हैं और अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरित भी होते हैं। कोविड संकट के इस दौर में भी हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। संकल्प हर वो सावधानी बरतने की जिससे कोविड संक्रमण से बचा जा सके। संकल्प इस महामारी के सामने हिम्मत नहीं हारने की, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की। हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन से जुड़ने का भी संकल्प लेना चाहिए। अगर आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना बस ये है कि आप जहां भी जाएं मास्क जरूर पहनें, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहें। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर सैनी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं को। नमस्ते सर। आज दशहरा की सबको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर सैनी के साथ हम चर्चा शुरू करें इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर सैनी, जैसा कि आपने कहा और देश भर में दशहरा मनाया जा रहा है, खुशहाली का माहौल है, तो सबसे पहले अच्छी खबर के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि जो रिकवरी रेट है कोरोना की वो 90% से ज्यादा भारत में हो गई है और ये दुनिया के चुनिंदा देशों में भारत शामिल है जहां की रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या समझा जाए कि जब ये संक्रमण शुरू हुआ था तब आप जैसे तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये बता रहे थे कि 95% से ज्यादा लोग तो ठीक हो ही जाएंगे, खतरा 5% का है। तो क्या अब स्वास्थ्य सुविधाएं इस देश में उस स्तर की हो चुकी हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब ये आया था तो हमें इस वायरस के बारे में कुछ मालूम नहीं था जी कि इसको कैसे हमें ट्रीट करना है। सबसे बड़ी बात है ट्रीटमेंट की। ट्रांसमिशन रेट तो अभी भी बढ़ रहा है जी, लेकिन ट्रीटमेंट, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि 90% लोग अब ठीक हो रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि हमने जान लिया है कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसकी एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है तो क्या क्या स्टेप होंगे और उस स्टेप्स के लिए हमें उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या देनी है। तो जैसे जैसे हमारी जानकारियां बढ़ रही हैं इस वायरस के बारे में, ट्रीटमेंट में हमें सक्सेसफुल मिल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी ट्रांसमिशन रेट हाई है, हमारे केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। जी, आपने संक्रमण के मामलों के बढ़ने की बात की। डॉक्टर सैनी, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से 4000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं और सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सर्दियों के मौसम और त्योहारों के मौसम में ये भी संभव है कि दिल्ली में प्रतिदिन 12 से 14,000 मरीज आ सकते हैं। इसके क्या मायने हैं? कहीं न कहीं लापरवाही है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन लोग नहीं कर रहे हैं जिस कारण संक्रमण बढ़ रहा है? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय तो है जी, और ये दोनों चीजें मिली हुई हैं। आपने कहा कि लोग लापरवाह हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करिए, दोनों आपस में है। लापरवाही नहीं कर रहे इसलिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करे। मैं बार बार कहता हूं कि आप सोशली कनेक्टेड रहिए जी, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जी, दूसरा, विंटर जब आती है तो एक मौसम में टेम्परेचर भी कम हो जाता है और ये वायरस के लिए अच्छा टेम्परेचर होता है, क्योंकि जितनी इलनेसेस आप वायरल देखेंगे बहुत ज्यादा फैलती हैं जब ये विंटर आती है। तो ये भी वायरस है, तो विंटर में उसके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा, दिल्ली जैसे शहरों में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में स्मॉग हो जाती है। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिसमें वायरस भी उसके अंदर इंगल्फ होता है, वो सरफेस के साथ ज्यादा रहते हैं, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में नहीं घूम पाते, वो हमारे
पृथ्वी के तल पे ज्यादा रहते हैं जहाँ की हम लोग रह रहे हैं जी। तो इट मीन्स वायरस की कंसेंट्रेशन भी हमारे अराउंड बढ़ जाती है जी। चौथा, फेस्टिवल, आपने बिल्कुल सही कहा। यदि आप आज दुकानों पे जाएं तो आप किसी को हैरानी नहीं होगी इस बात की जी। आप देखेंगे लोग बिना मास्क के बिल्कुल पास पास खड़े हुए हैं। मैं देखता हूं कि सैटरडे संडे जब ऐसे फेस्टिवल के टाइम के आसपास आती हैं, जब हम कहते हैं कि शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, आप देखिए वहां लंबी लाइनें लगी होती हैं जी। सोशल डिस्टेंस तो हटा दीजिए, बिल्कुल बिना मास्क के इतनी लंबी लाइनों में लोग खड़े होते हैं। आप मिठाइयों की दुकानों पे जाइए, वहां पे भीड़ लगी होती है। तो यदि ये हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये जो फेस्टिवल हमारे हैं, जो हमारे को खुशी का संदेश देते हैं, वो दुर्भाग्यवश कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाए, और जो बन रहे हैं। जी बिल्कुल। देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है और ये भी बहुत अच्छे से आत्मसात करने की आवश्यकता है कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक जो हमारे पास उपलब्ध साधन है, मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और हाथ और मुंह को बार बार साफ रखना, इसको अपनाना बेहद जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको तो कोरोना नहीं हो सकता है तो ये गलतफहमी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार आगाह किया है कि हर कोई संक्रमण के लिए उतना ही घातक है जितना कि हम कोमॉर्बिड मरीजों की बात करते हैं। ऐसे में जहां भी जाइए, डॉक्टर सैनी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मास्क पहनिए और सुरक्षित दूरी का पालन करिए। डॉक्टर सैनी, यहाँ एक और सवाल है कि अलग अलग इलाज के लिए दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या नाइट्रिक ऑक्साइड की भी कोई भूमिका है कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज में? ये देखिए, जैसे मैंने बताया है कि ये नोवेल कोरोना वायरस है, यानी कि नया वायरस है जी। हमें धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं तो हमें नई नई दवाइयों के बारे में पता लगता है कि इनके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं, इनका भी हम मरीजों पर इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। तो कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें देखा गया कि लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड दिया जाए, जिसको हम NO बोलते हैं जी। उसमें मरीजों को फायदा हो सकता है। ये कंपाउंड हमारे शरीर में बनता है जी। लेकिन, और इसका देखा गया है पुराने समय में भी, इसका एक्शन एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लामेटरी होता है। यानी कि एंटी माइक्रोबियल मतलब ये कीटाणुओं को भी हमारे शरीर के अंदर मारता है जी। और दूसरा, जैसे इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब भी कोरोना वायरस होता है, लंग्स पे अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तो ये उसको भी इंक्रीज करता है। जी। तो और ये जब जी डॉक्टर सैनी, साइंटिस्ट ने लगाया है जी। और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का अच्छा इसका इस्तेमाल होने लगेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलाज के लिए नई नई पद्धतियां और नई दवाइयों के ट्रायल भी किए जा रहे हैं। हरियाणा के सिरसा से पप्पू राम जी जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम सर जी, राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो पप्पू जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे ये सवाल पूछना है जी कि जो मास्क लगाते हैं हमें जी, इसका कितने घंटे प्रयोग करना चाहिए और इसको कितने दिनों में धोना चाहिए मास्क को डॉक्टर साहब? डॉक्टर सैनी जानना चाहते हैं कि एक बार जो मास्क का इस्तेमाल ये कर रहे हैं उसको वन स्ट्रेच में कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कब मास्क को धोना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं आपके क्वेश्चन में कि एक मास्क को कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो पहला, दो तरह के मास्क हैं। एक तो जो हम घर में बना रहे हैं मास्क जी, क्लॉथ मास्क है, आप उसको तो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आप मार्केट से सर्जिकल मास्क लेते हैं, 3 प्लाई मास्क लेते हैं, तो आप देख लीजिए 90% जितने भी ये मास्क हैं ये दोबारा नहीं किए जा सकते यूज, क्योंकि इसके अंदर जो एक फिल्टर लगा होता है वो खराब हो जाता है जी। आप होममेड मास्क को तो यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज जब भी मास्क लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर की जो सूचनाएं मिलती उसके अंदर लिखते होते हैं उसको पढ़ लीजिए कि क्या ये रीयूजेबल है कि नहीं है जी। अब दूसरा, जो रीयूजेबल मास्क है, घर वाला मास्क भी है, पहली जैसे ही जो मास्क आपने थोड़ी देर तक पहना और यदि वो गीला हो जाता है आपके सांस के द्वारा ओस के और मॉइस्चर के कारण, तो उसके बाद उसको आपको चेंज करना रहना चाहिए। जी। ज्यादा से ज्यादा आप 1 दिन तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपको
उसको धोने के लिए डाल देना चाहिए और दूसरा इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी यदि वो रीयूजेबल है। अदरवाइज आपको उस मास्क को डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप रीयूजेबल मास्क वाला डिस्पोजेबल मास्क को पहन रहे हैं, उसको आप बार बार धोएंगे पहनेंगे तो उसमें जो फिल्ट्रेशन है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप फिर से जो भी आपको वायरस अटैक करेगा कोरोना वायरस का, आप उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक करना होगा आपको। और ये यदि N95 मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं सपोज, तो उसके अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि आप 5 मास्क लीजिए, पहले मास्क को इस्तेमाल करिए और उसको फिर दूसरे मास्क को इस्तेमाल करिए, ताकि पहला वाला मास्क आप 5वें दिन इस्तेमाल करेंगे, दूसरे वाला मास्क यूज किया और उसको उसके 5 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से 5 मास्क आप 25 दिन के अंदर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें धोना नहीं है, आप उसको एक कपड़े, आप एक लिफाफे के अंदर, कागज का जो लिफाफा है उसके अंदर रखें, ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर और एयर चलती रहे, सर्कुलेशन रहे इसी तरीके से, लेकिन उसको धोना नहीं होता। तो प्लीज मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस तो जरूर पढ़ें, तभी इसको इस्तेमाल करें। घर वाला मास्क आप हर रोज उसको धोएं और तब पहने। डॉक्टर सैनी, अगले कॉलर पर जाने से पहले एक सवाल है। जैसे आपने N95 की बात की, मार्केट में बहुत सारे N95 मास्क ऐसे आ रहे हैं जिन पर रीयूजेबल लिखा होता है और वॉशेबल लिखा होता है, ऐसे में लोग क्या करें? देखिए, ये ऐसे में ना सबसे बड़ी बात है कि ड्रग कंट्रोलर को इसमें एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की नासमझी का फायदा उठाया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि FDA जो हमारे देश में ड्रग कंट्रोलर इन सब चीजों का देखता है, वो देखे कि क्या वाकई में वॉशेबल है कि नहीं है, और अच्छी जो कंपनीज है उसी का करें और उनकी फिर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। क्योंकि ज्यादातर मास्क जो है ये जो मार्केट में मिलते हैं N95 के नाम से, ज्यादातर वो वॉशेबल नहीं होते। जी बिल्कुल। देश की राजधानी दिल्ली से वजीर जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। जी आपको भी। आपको भी जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि पूरे दुनिया का तो एक ही बीमारी है ये, तो पूरे दुनिया के देश वाले ने अपने अपने दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बन नहीं पा रहा है। तो मेरा मानना है कि क्या सारे लोग, पूरे दुनिया के लोग मिलके एक ही दवा सारे मिलकर बनाए, क्या ये संभव हो सकता है सर? धन्यवाद। वजीर जी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या दुनिया के तमाम देश एक ही वैक्सीन पर काम कर सकते हैं क्या? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये पहली बार ऐसा है कि इतना बड़ा कोलैबोरेशन भी हो रहा है। जी। WHO ने एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें सारी कंट्रीज मिलकर वैक्सीनेशन बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपनी जितनी भी रिसर्च है उसमें पूल इन कर रही हैं। और अच्छी बात यह है, गर्व की बात यह है कि भारत भी उसका एक अभिन्न अंग है। जी। तो ऐसा नहीं है सर, वैक्सीनेशन के मामले में पूरी WHO के साथ भारत भी पूरा लगा हुआ है, उसको मॉनिटर कर रहा है। और ऐसे ही तरह से दवाइयां भी हैं जिनके ऊपर कोशिश की जा रही है। और फिर से कहूंगा, एक अच्छी कोलैबोरेशन में ये सब काम चल रहा है कि एक कंट्री जब बनाती है तो दूसरों के साथ उसको शेयर कर रही है। वेरी गुड थिंग हैपनिंग। जी बिल्कुल। डॉक्टर सैनी, एक सवाल और है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंह, नाक और आंख से कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है। इससे पहले कि मैं सवाल करूं, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मोहम्मद वकार फरीदी साहब हैं बिजनौर से। वकार साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी, मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, बिजनौर, यूपी से। जी जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ऑन एयर हूँ तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी। हेलो जी, पूछिए। प्रीति जी। सर, मैं ये जानकारी चाह रहा था, जैसे कि कहते हैं कि साबुन से हाथ धोइए या सैनिटाइजर से हाथ धोइए, तो सर यहाँ पे मेरे दिमाग में सवाल ये चल रहा था कि अगर हम कहीं सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है और फिर हम सैनिटाइजर से हाथ धोने के बाद हम खाना वगैरह खा सकते हैं या कुछ भी चीज खा सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा सर? बस मैं ये जानकारी चाह रहा था। क्या सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद खाना खाना सुरक्षित है? देखिए प्रीति जी, ये आपके क्वेश्चन को मैं इस तरह आंसर करूंगा कि पहले बात, सबसे बड़ी बात है हैंड वॉश करना साबुन और पानी से। जी। हैंड सैनिटाइजर उसका ऑल्टरनेटिव है। जी।
यदि आपके पास साबुन और पानी की सुविधा है तो बिल्कुल करिए। और सैनिटाइजर यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ध्यान करने की ये होती है कि आपके हाथ विजिबली डर्टी नहीं दिखने चाहिए, यानी कि आपके हाथ साफ नजर आने चाहिए। उसमें ऑयल या मट्टी लगी होगी तो सैनिटाइजर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो ऐसे में आप खाना नहीं खा सकते। दूसरा कि यदि आपके पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप पानी और साबुन की व्यवस्था नहीं हो सकती और आपको भूख लगी है, तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 20 सेकंड के बाद आप सैनिटाइजर, यदि अच्छा सैनिटाइजर होगा तो आपके हाथों से उड़ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अगेन यहाँ पे हमारे ड्रग कंट्रोलर को ध्यान रखना होगा कि जो मार्केट में सैनिटाइजर मिल रहे हैं वो हमने देखा है कि काफी स्पूरियस भी हैं। उनके अंदर देखा गया है कि मेथनॉल जैसे केमिकल्स भी मिले हुए हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा यदि आप खाना खा रहे हैं तो जितना हो सके कोशिश करिए कि आप साबुन और पानी से हाथ धोएं। मुंबई से एसके नागर साहब जुड़ चुके हैं। नागर जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नागर जी, आप अपना सवाल पूछिए। आप हमें सुन पा रहे हैं? नागर जी से शायद संबंध नहीं हो पा रहा जी, लगता है कि तकनीकी कारणों से नागर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर सैनी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा था कि आंख, नाक और मुंह के जरिए ये कोरोना का वायरस हमारे शरीर में जाता है। एक शोध ये भी कहता है कि मनुष्य के आंतों में कोरोना वायरस छिपा रहता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कैसे और कितना नुकसान है? देखिए, अगेन कोरोना वायरस के बारे में जितना हमने सोचा था शुरू में कि ये सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को खराब करता है जी, थोड़े दिनों के बाद पता चला कि नहीं, ये इसमें बाकी अंगों को भी इस्तेमाल करना सकता है, जिसमें कि सबसे बड़ा मुख्य देखा कि किडनी में असर करता है जी। फिर धीरे धीरे देखा कि कुछ पेशेंट जो आ रहे हैं सिर्फ उनको सिर्फ इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं, पेट में दर्द होता है जी, और उनको डायरिया होता है या उनका टेस्ट उनका फर्क पड़ जाता है जी। तो ये जो वायरस है अभी तक हम पूरा इसको अभी तक नहीं समझ पाए। आज शायद 10वां महीना चल रहा है जो पूरे दुनिया भर में ये फैला है, लेकिन हमें अभी भी रिसर्च में नए नए सिम्टम्स पता लग रहे हैं, नई नई चीजें पता लग रहे हैं और ये भी पता लगा कि अब ये किडनी के अलावा हमारे इंटेस्टाइन में भी बैठता है और वहां हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से डायरिया, पेट में दर्द, वॉमिटिंग ये सब हो सकता है। जी। देश की राजधानी दिल्ली से विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं। हेलो विकास जी, रेडियो सेट की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार सर। मैं ये जानना चाह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज पढ़ी थी मैंने कि IIT खड़गपुर ने एक नया कोविड का टेस्ट बारे में डिस्कवर किया है, कोविरैप नाम से, जो 1 घंटे में कोविड का रिजल्ट दे देगा, पक्का प्रमाणिक दे देगा जी। तो सर कब तक लॉन्च होगा? मतलब टेस्ट रिपोर्ट आने में काफी टाइम लग जाता है अभी से, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर सैनी, कोविरैप के बारे में ये जानना चाहते हैं जो IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है कि ये आम लोगों के लिए कब से उपलब्ध हो पाएगा? देखिए अभी मैं ये कहूंगा कि आम आदमी को एक्टिस इंडिया में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी लॉन्च होगा, एक क्रिस्पर टेस्ट वो भी आ रहा है, लेकिन अभी भी टेस्ट की कोई कमी नहीं है जी। अभी हमारे पास एंटीजन टेस्ट हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट के डिस्पेंसरी में फ्रीली हो रहे हैं। बात यह है कि जितने भी टेस्ट हैं लोगों तक पहुंचना जी, ये ज्यादा जरूरी है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना जी, क्योंकि और भी आ जाएंगे तो ये एक हेल्प हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन जो है उनका भी हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं जी। बट सबसे बड़ी बात है कि उन चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल होना। हाँ, ये टेस्ट आ रहे हैं हमारे पास और ये अभी उनका ICMR ने अप्रूवल दे दिया है। अब उनको मैं जो पढ़ रहा था, जो मुझे ज्ञान है, मालूम है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द ही मुझे लगता है विदिन 1 मंथ में आ जाएगा। लेकिन इससे आप लोगों को, आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास टेस्ट तो अवेलेबल है जी। सिर्फ लोगों को उन टेस्टों तक अपने आप को पहुंचाना करना है जी। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। हिसार से राजेंद्र बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि
पेशेंट जब एक दिन पहले ठीक होता है, दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ये गंभीर बीमारी कुछ लोगों में होती है, तो इसका क्या कारण होता है? वे एकदम सही पे मृत्यु हो जाती है, एक दिन पहले बात करता होता है, दूसरे दिन मृत्यु हो जाती है। ये जानना था डॉक्टर साहब। डॉक्टर सैनी ये जानना चाहते हैं कि कुछ कोरोना के मरीज ऐसे हैं जो एक दिन पहले तक बिल्कुल ठीक रहते हैं और 1 या 2 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या कोरोना संक्रमण जो है व्यक्ति विशेष पर कुछ ज्यादा ही असर करता है? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि यदि हम सिर्फ आप कोरोना से पीड़ित होते हैं तो ये देखा गया है कि एकदम मृत्यु नहीं होती जी। इसके सिम्टम्स चलते हैं, पहले खांसी होगी, बुखार होगा, फिर कुछ दिन तक आपको हाथ पांव में दर्द होगा, फिर सांस लेने में तकलीफ होगी, कम से कम 13, 14, 15 दिन तक ये चलता है। लेकिन यदि आपको इसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, सपोज डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, तो जब ये बीमारियां आपस में साथ मिल जाती हैं और वो अनकंट्रोलेबल हैं, तब आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। और कई बार क्या कारण होता है कि कोरोना तो है, लेकिन और चीजें भी वैसे भी हो सकती हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया या कोई और बीमारी होगी, साथ में एम्बोलिज्म बन गया, तो वो भी हो सकता है। इसलिए ज्यादातर यदि कोरोना पेशेंट था, बिल्कुल ठीक चल रहा था और आकस्मिक अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है एकदम, तो कारण हमें कुछ और भी सोचने होंगे जी। जैसे मैंने बताया कि कोमॉर्बिड कंडीशन यदि उसके साथ रही हैं, उसने अपनी डायबिटीज ही कंट्रोल नहीं थी, उसकी हाइपरटेंशन ही कंट्रोल नहीं थी सपोज, तो वाकई में एकदम लगेगा कि एकदम मौत होगी। लेकिन अदरवाइज यदि हम ध्यान करें, सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाएं, अपना ध्यान रखें, हर व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत नहीं है जी। हम यदि ध्यान रखें इस चीजों का, अपनी ऑक्सीजनेशन का, अपने शरीर का, कि कब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जब मैं सही वक्त पे डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगा, हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ये लोगों को अपने मन से एक डर हटाना होगा। मेरे यहाँ भी कोरोना के लैब है, मेरे पास लोग टेस्ट करने के लिए आते हैं। एक चीज और मैं देखता हूँ कि लोगों को एक डर होता है, यदि मेरा पॉजिटिव आ गया तो सर किसी को बताइएगा नहीं, गवर्नमेंट को नहीं पता लग जाना चाहिए। देखिए, आप ऐसी दिमाग में यदि चीजें लेके जाएंगे तो आप ना अपना भला कर रहे हैं ना सोसाइटी का। इससे डरिए मत, इससे हमें लड़ना है, इसको मारना है जी। और इसके लिए हमें अपने सभी साथियों की, गवर्नमेंट की, सबकी सलाह से काम करना है जी। और बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संक्रमण से दूर होने की जरूरत है, संक्रमितों से नहीं। इसलिए अगर आपके जहन में ये चीज है, इस तरह की शंका है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, मुझसे लोग दूरी बनाने लगेंगे, तो इस तरह के तमाम विचारों को अपने जहन से निकाल दीजिए। ये एक बीमारी है और इससे लड़ने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से राजेश नीमा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए राजेश जी। जी, मैं राजेश नेमा सहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ने जाएंगे जी, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है, वो किस तरह से कोरोना से अपना बचाव करें? डॉक्टर सैनी ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि बहुत सारे विद्यालय अब खुल गए हैं, हॉस्टल्स भी खुल रहे हैं, तो जो छात्र छात्रावास में जाएंगे पढ़ाई के लिए, उन्हें किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या दिशा निर्देश हैं ताकि वो संक्रमण से बचे रह सकें? देखिए, पहला, चाहे हम घर में रह रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं या हम स्कूल में जा रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना। क्योंकि हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हम बहुत आस-पास में बैठ के बात करते हैं, गले भी मिलते हैं, जब दोस्तों से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। इन सब चीजों को हमें दूर करना होगा जी। फिजिकल डिस्टेंस बहुत जरूरी होगा। मास्क जी, ये मास्क जब तक, आपने शुरुआत में भी कहा था, जब तक कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं आ जाता जी, जब तक हम पूरे देश भर में हर्ड इम्यूनिटी नहीं पैदा कर लेते जी, तब तक हमें मास्क को वे ऑफ लाइफ समझना होगा जी। जैसे हम अपनी जेब में रुमाल रखते हैं, उसी तरह मेरे मुंह पर मास्क होना चाहिए। इसको हमें अपनाना होगा। तीसरा, ज्यादातर हॉस्टल में क्या होता है कि यदि आपके हॉस्टल में आप 3-4 सहपाठी एक ही रूम में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो ध्यान रखिए कि वहां पे वेंटिलेशन ठीक हो जी, आपकी खिड़कियां खुली हो, हवा आने का साधन हो और आपके बेड दूरी पे हो। कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस दोनों बेड्स के बीच में होना चाहिए जी।
कॉलेजेस में जाते हैं तो हमारे जो मेरे को भी याद है कि हम कैंटीन में बैठ के कई बार बहुत टाइम बिताते हैं, आपस में बातें करते हैं, पास बैठते हैं, तो उस चीजों को हमें अवॉइड करना होगा, दूरी मेंटेन करनी होगी जी। ये छोटी छोटी चीजों का यदि हम ध्यान रखेंगे, और आप अपनी क्लास में भी हैं तो वहां भी ध्यान रखें कि आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है जी। बहुत ऊंची आवाज में बात नहीं करना, क्योंकि जितने हम ऊंची आवाज में बात करते हैं उतने हमारे ड्रॉपलेट हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं, जो कि इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। आपकी क्लास में भी वेंटिलेशन बड़ा अच्छा हो, दरवाजे खुले हों, खिड़कियां खुली हों, ताकि हवा का वहां पर एक आदान प्रदान होता रहे। जी बिल्कुल। यदि हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें और हमारे साथियों को बीमारी नहीं होगी। और हाँ, यदि किसी को भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आपके सहपाठियों को हो तो फौरन उसका जांच करवानी है, जैसा भी उसमें रिजल्ट आए उसी तरीके से उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम ट्रेस कर पाएंगे कोई भी व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन हो गया, हम बाकी लोगों को उसको बचा सकते हैं और उसको भी बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से इरशाद जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी दादा, क्या जानना चाहते हैं आप? जी AI परिवार को जी सादर प्रणाम। जी नमस्कार। प्रणाम जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि पीक पावर क्या होता है, ये पीक के मायने क्या है, क्या चीज? डॉक्टर सैनी ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के संबंध में पीक क्या है? मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन को। जैसे कि कहते हैं कि दिल्ली में कोरोना का पीक आकर चला गया, या भारत में कोरोना का पीक आने वाला है, पीक के बारे में जानना चाहते हैं ये। देखिए, पीक का मतलब होता है कि वायरस कितना रोज बढ़ रहा है। ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे कोई भी चीज कोई भी कीटाणु हमारे शरीर को हमारे किसी भी एक जगह पर आता है तो धीरे धीरे केसेस बढ़ते हैं जी। फिर उसमें एक सबसे ज्यादा केसेस हो जाते हैं, फिर उसमें ठहराव आ जाता है और ठहराव के बाद वो डाउन होना शुरू हो जाता है जी। ये हर एक इलनेस की इसको हम कहते हैं ग्राफ होता है जी। कि पहले धीरे धीरे केसेस बढ़ेंगे, फिर उसमें पीक आ जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा केसेस हो गए, और उसके बाद धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है इसकी तब होता है जब लोग जागरूक हो जाते हैं, या हमें उस बीमारी के बारे में एक दवाइयां मिल जाती हैं, या तीसरा एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी जी। कि जब काफी सारे लोगों को ये बीमारी हो जाती है तो वो वायरस को या किसी भी बीमारी को आगे बढ़ने की उसके अंदर ताकत ही नहीं रहती जी। तो अभी हमारा पीक आ गया था, हमने देखा था कि हमारे केसेस डाउन हो रहे थे, लेकिन फिर देख रहे हैं हम कुछ दिनों से केसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब था कि हमारी अभी हर्ड इम्यूनिटी तो थी नहीं, हम जागरूक जरूर हुए थे, लेकिन फिर हम अपनी पुराने स्टाइल में आ गए, सब चीजें भूल रहे हैं, तो फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। तो पीक अभी हुआ था, लेकिन ये दोबारा पीक ना आए, इसके लिए हमें सब ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर सैनी, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे किसी और पहलू पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर सैनी बता रहे थे कि लापरवाही बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और प्रधानमंत्री भी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप जहां भी रहें मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।